नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। ग्रैंड गौरव एक ऐसा चैनल है जो डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स तक एकेडमिक कंटेंट पहुंचाने के लिए, और एकेटीयू में हम कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के काम कर रहे हैं और इन नियर फ्यूचर हम लोग आगे भी और सब्जेक्ट्स पर काम करते रहेंगे। धीरे धीरे आपको वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। आज हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज KVE 301 और KVE 401 जो कि बीटेक, MBA, बी फार्मा, बी आर्क, होटल मैनेजमेंट, इन सारे कोर्सेज में चलता है। तो आज हम लोग उसी के सेट को, उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को, MCQs को लेकर आए हैं। इससे पहले ह्यूमन वैल्यू के 2 सेट आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम इस सीरीज का तीसरा सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एथिकल प्लूरलिज्म? एथिकल प्लूरलिज्म किसे कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्यूज एक्सेप्टेड कंप्लीटली बाय ऑल रैशनल एंड मॉरल। दूसरा ऑप्शन व्यूज नॉट एक्सेप्टेड कंप्लीटली बाय ऑल रैशनल एंड मॉरल्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर ध्यान से देखें तो एथिकल प्लूरलिज्म क्या है, यानी प्लूरलिज्म का जो अर्थ है वो बहुत सारे लोगों के लिए लगाया जा सकता है। और जब हम एथिकल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों द्वारा कोई चीज जिसे रैशनली और मॉरली एक्सेप्ट की गई है उसे हम एथिकल प्लूरलिज्म कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल यू टेल एन एक्ट एज एन इनवॉलंटरी वन? कौन से कार्य को आप अनैच्छिक कार्य के रूप में देखते हैं, यानी आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य के रूप में देखते हैं? एक्ट डन इन इग्नोरेंस, एक्ट परफॉर्म्ड अंडर कंपल्शन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शंस में से अगर पहला ऑप्शन देखें, एक्ट डन इन इग्नोरेंस, बहुत बार हम अज्ञानता में भी बहुत सारे कार्य कर जाते हैं। और एक्ट परफॉर्म्ड अंडर कंपल्शन, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रेशर में, किसी कंपल्शन में आकर के बहुत सारे कार्यों को करना पड़ता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ही स्थितियों में हम अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते। तो जो क्वेश्चन है वो यही पूछ रहा है कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम अपनी इच्छा से कार्य नहीं करते। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक से है, मॉरल्स किसे कहते हैं? तो अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि मॉरल्स आर दी वेलफेयर प्रिंसिपल्स enunciated by the wise people based on their experience and wisdom। कह रहा है कि वाइज पीपल के द्वारा जो वेलफेयर प्रिंसिपल है वो चलाए जाते हैं, वो आगे ले जाए जाते हैं उनके खुद के एक्सपीरियंस, उनके खुद के अनुभव और खुद के ज्ञान के स्तर पर। तो वो चीज क्या कहलाती है? मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज, मोरालिटी। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉरल्स, क्योंकि मॉरल्स आर दी वेलफेयर प्रिंसिपल्स। मॉरल एक ऐसे वेलफेयर प्रिंसिपल्स होते हैं जो बुद्धिमान लोगों द्वारा चलाए जाते हैं उनके अनुभव और ज्ञान के स्तर पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरल्स। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट आर दी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से किसे कह रहे हैं? ऑप्शन है जनरल मॉरल कैपेसिटीज ऑफ पीपल, यानी लोगों की सामान्य मॉरल कैपेसिटी, लाइबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज फॉर एक्शंस, अ वर्च्यू एंड ऑब्लिगेशन, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जहां तक अगर बात करें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इस तरह से देखते हैं कि लोग अपनी मॉरल कैपेबिलिटीज के प्रति भी सजग रहें, लोग अपनी लायबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज के प्रति भी सजग रहें, और अपने वर्च्यूज और ऑब्लिगेशंस पर भी ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक का चयन हमें करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉरल्स। कौन सी चीज मॉरल्स के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस से रिलेटेड है? तो देखिए, मॉरल्स को जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं, मॉरल्स के प्रिंसिपल्स को जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाते हैं, तो उसे ही हम मॉरलिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉरल्स से मॉरलिटी पे जाते हैं।
तो कोई भी मॉरल्स जिनको हम प्रिंसिपल के लेवल पे, प्रैक्टिस के लेवल पे अपनी लाइफ में जीने जाते हैं, तो वो मॉरलिटी के रूप में हमें दिखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉरलिटी। अगला क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। ब्रेकिंग द नॉर्म्स इज कॉल्ड एंड इनवाइट स्पेसिफिक पनिशमेंट। किसी भी नॉर्म को तोड़ना, किसी भी नॉर्म को तोड़ना क्या कहलाता है, जिसके द्वारा हम किसी दंड को आमंत्रित करते हैं या किसी दंड के पात्र बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर के रूप में अगर देखें तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, क्योंकि किसी भी नॉर्म को तोड़ना एक तरह से क्राइम की कैटेगरी में आता है और क्राइम को तोड़ने पर हम पनिशमेंट को इनवाइट करते हैं। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पार्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो जो ह्यूमन वैल्यू का 5th यूनिट है, 5th यूनिट में जहां एप्लीकेशन हम करते हैं, इथिक्स क्या है, मॉरल क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं, वहां से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हम को बहुत डिफरेंट लग रहे हैं ह्यूमन वैल्यू के सिलेबस से। तो ऐसा नहीं है। नॉर्मली 5th यूनिट में ऐसे कंटेंट हैं जहां तक लोग कम पहुंचते हैं, या फिर अगर पहुंचते भी हैं तो इन इश्यूज पर डिस्कशन डिटेल में थोड़ी कम हो पाती है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने बिल्कुल ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ए, और उसके बाद ब्लैंक पे स्पेस है। इज डिफाइंड एज प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेलबींग और प्रिवेंट्स हार्म। कौन सी ऐसी चीज है जो ऐसे सिद्धांत के रूप में हम देखते हैं जिससे वेलबींग को प्रमोशन मिलती है और हार्म्स जो हैं उनसे हमारी रक्षा होती है। तो अगर ध्यान से देखें तो वैल्यूज ऐसी चीजें हैं, तो कहा जाता है कि ए वैल्यू इज डिफाइंड एज प्रिंसिपल। एक वैल्यू ही अपने आप में एक प्रिंसिपल के तौर पर हम डिफाइन करते हैं जिससे वेलबींग को क्रिएट करते हैं, और होने वाला जो नुकसान है, होने वाली जो समस्या, आने वाली जो परेशानी है, उसको हम दूर करते हैं वैल्यूज के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ह्यूमन वैल्यूज आर, ह्यूमन वैल्यूज कौन कौन सी चीजें हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें। राइट कंडक्ट को ह्यूमन वैल्यू कह सकते हैं, पीस को ह्यूमन वैल्यू कह सकते हैं, ट्रुथ को ह्यूमन वैल्यू कह सकते हैं, या फिर इन सभी को ह्यूमन वैल्यू कह सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो ऊपर बात देखी कि किसी भी पर्सन या किसी भी सोसाइटी में वेलबींग को प्रमोट करने का जो प्रिंसिपल है वो वैल्यू है। तो अगर देखें, राइट कंडक्ट से लोगों की वेलबींग प्रमोट होती है, पीस से वेलबींग में हम जीते हैं, और अगर ट्रुथ को हम फॉलो करें तो हम वेलबींग के साथ चलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। नोइंग मीन्स हैविंग दी। अच्छा, जानना जो है, जानने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, या जानना किसे कहते हैं? क्या जानना इथिक्स को रखना है? क्या क्या इथिक्स को रखना जानने के बराबर है? क्या मॉरल्स को रखना जानने के बराबर है? क्या सूचना को रखना ज्ञान या जानना है, या फिर सही समझ को रखना जानना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सही समझ, क्योंकि सूचनाएं हमारे पास बहुत सारी होती हैं और उन सूचनाओं को हम अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं हमारे इंटरेस्ट के लेवल की होती हैं, कुछ सूचनाएं हमारे प्रेफरेंस के लेवल की होती हैं, कुछ टेस्ट होता है, कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ढेर सारी सूचनाएं हमारे पास होती हैं, लेकिन अगर हम कहें कि सूचना ज्ञान है तो ऐसा नहीं है। तो अगर ध्यान से देखें तो जानने की प्रक्रिया या ज्ञान की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया में सूचना एक सहायक तो हो सकती है, लेकिन वो ज्ञान नहीं हो सकती। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की परिस्थिति या जानने की जो स्थिति है वो किससे आती है? राइट अंडरस्टैंडिंग से आती है, सही समझ से आती है। अगला प्रश्न उठाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद स्पेस है। डज नॉट एज्यूम थिंग्स। कौन ऐसा है जो चीजों को एज्यूम नहीं करता है, जो चीजों को नहीं एज्यूम करता? तो कह रहा है कि अगर ऑप्शन के रूप में देखें तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बॉडी, सेल्फ, बोथ ए एंड बी, इन रिलेशनशिप। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेल्फ। अभी आपके स्क्रीन पे जो राइट आंसर दिख रहा है आपको वो बॉडी है, लेकिन ये आंसर गलत है और गलती से यहाँ पे टाइपिंग एरर हुई है। तो राइट आंसर जो है इसका सेल्फ है। सेल्फ डज नॉट एज्यूम थिंग्स। ठीक,
सेल्फ जो है वो चीजों को एज्यूम नहीं करता। एक तो इसका इस तरह का एस्पेक्ट है कि सेल्फ चीजों को एज्यूम नहीं करता। दूसरा, अगर हम ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर एजम्पशन की एक्टिविटी होती है, सॉरी कौन सी ऐसी चीज है जहां पर एजम्पशन की एक्टिविटी नहीं होती, तो अगर उस रेफरेंस में देखेंगे तो ये जो बॉडी का आंसर है ये राइट है। बॉडी में कोई भी एजम्पशन की एक्टिविटी नहीं होती। जितना भी एजम्पशन है, जितनी भी चीजें हम एज्यूम करते हैं वो सेल्फ में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखना है। अगर हम इस तरह से देख रहे हैं कि कौन सी चीजें एज्यूम की जाती हैं, ठीक, तो जो आंसर है वो सेल्फ के लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर कौन सी चीजें अगर हम ये देखें कि एजम्पशन कहाँ होता है, तो उसका राइट आंसर है बॉडी। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। द पावर कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टिंग टेस्टिंग इज, सिलेक्शन और टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है इसको हम क्या कहते हैं? तो ह्यूमन वैल्यू में हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर ये बात पढ़ते हैं कि अगर हम किसी पावर या कैपेसिटी की बात करें, जिस पावर या कैपेसिटी के बेसिस पे हम किसी चीज का सिलेक्शन और टेस्टिंग कर रहे हैं, चयन और आस्वादन कर रहे हैं, तो चयन आस्वादन जिन चीजों का कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो चयन आस्वादन की जाने वाली चीजों को हम लोग एक्सपेक्टेशन के रूप में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्सपेक्टेशन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इमेजिंग, इमेजिंग किस तरह की क्रिया है? इमेजिंग समय के साथ किस तरह की क्रिया है? क्या इमेजिंग टेम्परेरी है, क्या इमेजिंग कॉन्टिन्यूअस है, क्या वेरिएबल है, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर ध्यान से देखें तो इमेजिंग जो शब्द है वो डिजायर के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम डिजायर के स्टेटिक और डायनेमिक दो तरह की एक्टिविटीज हैं उनको देखने जाते हैं तो वहां पर एक वर्ड, एक टर्म यूज होता है इमेजिंग। तो मानव के अंदर लगातार चित्रण चलता रहता है और वही चित्रण हमें डिजायर के रूप में हम देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो डिजायर की एक्टिविटी है ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन ये तीनों चीजें कॉन्टिन्यूअस हैं। दैट इज वाई इमेजिंग जो वर्ड है वो डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी कॉन्टिन्यूअस चीज है। अगला क्वेश्चन है आई इज ऑल्सो कॉल्ड, आई जिसे हम लोग सेल्फ कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछे तो कह रहा है कि सेल्फ को हम और किस नाम से जानते हैं? तो सेल्फ को आई कहते हैं, या अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि आई इज ऑल्सो कॉल्ड, आई को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है सेल्फ। लेकिन एक और बात कि अगर देखें इस ऑप्शन को तो सेल आई जो है, आई को हम लोग सोल भी कहते हैं। आई का जो मतलब है, आई का जो अर्थ है वो आत्मा भी होता है, कॉन्शियसनेस भी होता है और सेल्फ भी है। तो इंग्लिश में इसके तीन टर्म्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी के आधार पर तो मैं जिसे कहते हैं, तो ये ऑल ऑफ द एबव आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इन रिलेशनशिप व्हाट वी वांट, रिलेशनशिप में हम किस प्रकार की चीज चाहते हैं, संबंधों में हम किस प्रकार से जीना चाहते हैं या किस प्रकार से चलना चाहते हैं? तो संबंधों में हम फैसिलिटीज के लेवल पे चलना चाहते हैं, प्रेम के, लव के लेवल पे जीना चाहते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लेवल पर, या फिर केयर के लेवल पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लेवल पर। जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दो लोगों का रिलेशन हमेशा म्यूचुअल फुलफिलमेंट पर आधारित होता है, फैसिलिटी पर तो बिल्कुल नहीं। लव एक अल्टीमेट वैल्यू है, केयर एक वैल्यू है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो भी रिलेशन है वो कैसे चलता है, तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लेवल पे चलता है। अगला प्रश्न उठाएं। द प्रोग्राम फॉर हेल्थ एंड संयम लीड्स टू फीलिंग ऑफ, हेल्थ और संयम का जो कार्यक्रम है ये हमें किस तरफ लेके जाता है, या ये हेल्थ और संयम के जो कार्यक्रम हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, वेलबींग एंड जस्टिस। सो ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि जब भी आप हेल्थ और संयम की बात करेंगे, इसको हिंदी में अगर कहें तो संयम और स्वास्थ्य, इंग्लिश में कहें तो संयम, सॉरी इंग्लिश में कहें तो सेल्फ कंट्रोल एंड हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ। तो जब अगर हम सेल्फ रेगुलेशन और हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सेल्फ रेगुलेशन और हेल्थ से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सही आंसर है प्रॉस्पेरिटी, ठीक। सही आंसर के रूप में हम इसमें प्रॉस्पेरिटी को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स इन द अदर इज कॉल्ड, दूसरे व्यक्ति के अंदर
सही समझ को और सही भाव को स्थापित करने या सुनिश्चित करने की जो क्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं? तो दूसरे व्यक्ति के अंदर सही समझ को सुनिश्चित करना, सही समझ के साथ सही भाव को सुनिश्चित करना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन के रूप में देखें, ग्रेटिट्यूड, ग्लोरी, गाइडेंस और जस्टिस। तो ग्रेटिट्यूड मेरे लिए किसी ने कार्य किया है उसके प्रति होता है। ग्लोरी जिसने अपनी एक्सीलेंस के लिए काम किया उसके लिए होता है। गाइडेंस की जब हम बात करते हैं तो गाइडेंस इज द राइट आंसर, बिकॉज राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग को हम किस रूप में देखते हैं? गाइडेंस के रूप में देखते हैं। तो हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में जो कोई भी हमें सही समझ देता है और सही भाव देता है, वो हमारा गाइडेंस कर रहा है। अगला प्रश्न उठाएं। When something is active or has activity, we call it. जब कोई चीज एक्टिव है, क्रियाशील है और उसमें गति होती है या उसमें एक्टिविटी होती है, उसमें क्रिया होती है, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? तो उन चीजों को हम यूनिट्स कहते हैं। तो जिन चीजों में आपस में एक्टिविटी होती है, जो चीजें स्वयं में ऊर्जित हैं, स्वयं में क्रियाशील हैं, उन्हें हम एनर्जी, मशीन, यूनिट और ऑटोमेशन, इन चारों में से अगर देखेंगे तो इकाइयों की बात हो रही है। यानी जितनी भी इकाइयों की बात हो रही है वो सभी एक्टिव हैं और उनमें एक्टिविटी होती है। तो हम यहाँ पर इकाई को आंसर के रूप में देख रहे हैं। तो यूनिट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑर्डर। हम देखें, अगर चार प्रकार के ऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मटेरियल ऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर को ही हम फिजिकल ऑर्डर कह रहे हैं, पदार्थ अवस्था जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज, ठीक, पदार्थ अवस्था की जो वास्तविक विशेषता है, जो स्वाभाविक विशेषता है, वो क्या है? क्या पदार्थ अवस्था में सारी यूनिट्स इंडिपेंडेंट हैं? क्या कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता है? क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? या फिर इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर देखें, पदार्थ अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों, तत्वों, धातुओं, अधातुओं को देखते हैं। तो हमारे चारों तरफ पूरी पृथ्वी और अस्तित्व में, पूरी प्रकृति में हमें जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ के रूप में दिखती हैं। तो पदार्थों में हमेशा जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन का होना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ऑर्डर से ही है, चार ऑर्डर्स, जिसमें हम पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, इस प्रकार से चारों अवस्थाओं की बात करते हैं। तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया, दिस सेल बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। कोशिकाएं जो है वो किस ऑर्डर से, किस व्यवस्था से संबंधित होती हैं? मटेरियल और फिजिकल ऑर्डर से, प्राणिक यानी प्राणावस्था से, एनिमल ऑर्डर यानी जीव अवस्था से, और ह्यूमन ऑर्डर यानी ज्ञान अवस्था से। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स बेस्ड जितनी भी चीजें हैं वो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पेड़ पौधे वनस्पतियों में मिलती हैं। तो प्राणावस्था इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उठाएं, अ कंट्री विच हैज ट्रांजिटेड टू द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज लाइकली टू हैव। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जिसने अपने आप को यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के स्तर पर स्थापित कर लिया है या यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लेवल पे उसने अपने आप को बना लिया है, तो वो कंट्री हमेशा रखेगी, कौन सी चीज रखेगी? मोर ग्लोबल ट्रेड। क्या ऐसी कंट्री में ज्यादा ग्लोबल ट्रेड होगा? दूसरा ऑप्शन, म्यूचुअली इनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या ऐसी कंट्री में म्यूचुअली इनरिचिंग इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे? मोर से इन द यूएनओ। क्या ऐसी संस्थाएं या ऐसी कंट्री यूएनओ में ज्यादा अपनी बातें रख पाएंगी? नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसी भी कंट्री को जिसको हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लेवल पे चलता हुआ देख रहे हैं, वो कंट्री म्यूचुअली इनरिचिंग होगी, इंस्टीट्यूशंस वहां के और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके ह्यूमन वैल्यू के क्वेश्चन सेट्स को हम और
भी क्वेश्चंस के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, लास्ट यूनिट से क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके मोटिवेशंस और एडवाइजेस सजेशंस हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, फिर नए क्वेश्चन और नए सेट्स के साथ।